मां लरसते हुए हाथों से अपनी बेटी के अपार्टमेंट की फ्रिज खोलती है तो उस फ्रिज में से उसकी बेटी का पैर निकलता है। पूरे 60 टुकड़ों की सूरत में उसकी बेटी, जो कि इस अपार्टमेंट के अंदर रिहाइश पजीर थी, वो पूरी की पूरी 60 टुकड़ों में इस फ्रिज में से निकल आती है। पूरे का पूरा मोहल्ला इस अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है कि आखिर क्या वजह थी कि पिछले 1 महीने से इस अपार्टमेंट से शदीद बदबू आ रही थी। पुलिस के जवान जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने 3 से 4 मास्क पहन रखे थे, उसके बावजूद भी बदबू जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इन 60 टुकड़ों को इस अपार्टमेंट से शिफ्ट कर रहे थे लेबोरेटरी के अंदर, जहां पर इस केस की तहकीकात के सिलसिले में इन 60 के 60 टुकड़ों का फोरेंसिक होना था। उसकी बेटी के 60 टुकड़े कैसे हुए, पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया तो इसकी मां ने बताया कि इसकी शादी आज से 4 बरस पहले हिमंतन दास नामी एक साहिब से करवाई गई थी और वो साहिब इसे 1 साल पहले छोड़ चुके हैं। हिमंतन दास को फिलफोर ढूंढ निकाला जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद हिमंतन दास कहता है कि आप मेरी सीडीआर निकलवा लीजिए, आप सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकलवा लीजिए, आप जैसे भी तहकीक करना चाहते हैं आप तहकीक कर लीजिए, मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरा महालक्ष्मी के साथ कोई राब्ता था। महालक्ष्मी के साथ मेरी आज से 4 साल पहले शादी हुई, 1 साल पहले तलाक हो गई, सेपरेशन हो गई। हमारी एक बेटी थी जो कि तलाक के बाद अब मेरे साथ ही यानी कि हिमंतन दास के साथ रहती थी, महालक्ष्मी के साथ नहीं रहती थी। पुलिस ने तलाक की वजह पूछी तो बताया कि मैंने इस औरत का यानी महालक्ष्मी का फोन चेक किया और मुझे एक अशरफ नामी शख्स के साथ इस औरत की चैट मिली जो कि बहुत ज्यादा रोमांटिक थी। मालूम हुआ कि ये औरत यानी महालक्ष्मी उसके साथ अफेयर में है। सो यही वजह बनी हमारी तलाक की। अब ये महालक्ष्मी कभी कभार अपनी बेटी से मिलने के लिए मेरे पास आया करती थी। आज से तकरीबन 25 दिन पहले ये मेरे पास आई, अपनी बेटी से मिली, उसके बाद मेरे अपार्टमेंट से चली गई अपने अपार्टमेंट में और उसके बाद मेरा महालक्ष्मी के साथ कोई राब्ता नहीं। पुलिस ने तहकीकात की तो पता लगा कि हिमंतन दास का यह बयान बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने उस फोन के अंदर मौजूद उस अशरफ नामी शख्स जो कि महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड था, उसके हवाले से तहकीकात का आगाज शुरू किया। पता लगा कि बेंगलोर के अंदर ही एक बार्बर शॉप है जिसके अंदर यह शख्स जो है काम करता है। इसे जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो इसने भी सेम बयान दिया। इसने कहा कि आप मेरी सीडीआर निकलवा लीजिए, आप सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकलवा लीजिए, मेरा इस सारे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आज से 6 माह पहले मेरा महालक्ष्मी के साथ ब्रेकअप हो चुका था क्योंकि मैंने महालक्ष्मी का फोन चेक किया, वहां मुझे उसकी चैट किसी और अजनबी शख्स के साथ मिली, जिस बुनियाद पर मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो महालक्ष्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि मैं एक खुद मुख्तार औरत हूं, मैं जिसके साथ चाहूं अपना ताल्लुक रखूं, तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो। और यूं हमारा ब्रेकअप हो गया और फिर उसके बाद मैंने कभी महालक्ष्मी के साथ कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। अशरफ साहब का जिस वक्त सीडीआर निकलवाया गया, चेक किया गया तो पता लगा कि वाकईतन अशरफ ने कभी 6 माह बाद दोबारा राब्ता नहीं किया महालक्ष्मी के साथ और यूं अशरफ को भी ग्रीन चिट मिल गई। अब यह केस इंतहाई गंभीर होता चला जा रहा था। एक औरत को इंतहाई सफाकियत के साथ उसके अपने ही अपार्टमेंट के अंदर 60 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया था, लेकिन इसका कातिल अभी तक नहीं मिल रहा था। सो पुलिस उस जगह पहुंची जहां पर महालक्ष्मी काम किया करती थी। महालक्ष्मी की वर्क प्लेस यानी कि एक फैशन फैक्ट्री पे जो कि बेंगलोर में वाक़ है, उस पे जिस वक्त छापा मारा गया तो पता लगा कि महालक्ष्मी पिछले 20 दिन से आ ही नहीं रही। वो 20 दिन पहले जब आई थी तो 1 सितंबर को उसकी आखिरी हाजिरी मिली और जिस वक्त मजीद तहकीकात की गई और पूछा गया कि क्या इस फैशन फैक्ट्री के अंदर महालक्ष्मी का किसी शख्स के साथ कोई अच्छा ताल्लुक था, कोई अच्छी दोस्ती थी, कोई अफेयर था, तो बताया गया कि मुक्ति रंजन नामी एक साहिब है जिसके साथ इस लड़की का बहुत ज़्यादा अच्छा और गहरा ताल्लुक था। यूं लगता था कि जैसे ये अफेयर में है। वो शख्स यानी कि जो मुक्ति रंजन है वो इस लड़की को लाखों रुपए की शॉपिंग करवाया करता था, इसके अलावा इसे गिफ्ट्स लेकर देता था, इसे गोल्ड की ज्वेलरी का सेट तक मुक्ति रंजन ने लेकर दे रखा था। यूं महसूस होता था कि शायद मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी आपस में शादी करने जा रहे हैं। जिस वक्त मुक्ति रंजन के घर पर छापा मारा गया तो इस घर से मुक्ति रंजन की मां और मुक्ति रंजन का भाई बरामद हुए, जिन्होंने पुलिस को यह बताया कि मुक्ति रंजन का तो हम आपको बाद में बताएंगे, इससे पहले यह मुक्ति रंजन की एक डायरी है जिसके अंदर दर्ज है कि मुक्ति रंजन ये कहना चाहता है पुलिस को कि मेरी मां और मेरे भाई को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। मुक्ति रंजन की मां ने होश रुबा इंकशाफात किए। मुक्ति रंजन की मां ने बताया कि मेरा बेटा लाखों रुपए की शॉपिंग करवाता था महालक्ष्मी को और
ये उसके साथ अफेयर में था, ये उसके साथ शादी करना चाहता था। एक दिन उसे पता लगा कि महालक्ष्मी का आगे किसी और शख्स के साथ अच्छा और गहरा ताल्लुक बन चुका है और महालक्ष्मी अब मेरे बेटे मुक्ति रंजन को इग्नोर करने लगी थी, उसे वक्त नहीं देती थी। वो दफ्तर आती थी, 8-8 घंटे मेरे बेटे मुक्ति रंजन के सामने बैठी रहती थी, लेकिन उसके साथ प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने की बजाय वो अपने फोन में मसरूफ रहती थी और किसी और शख्स के साथ गुफ्तो शनीद में मसरूफ थी। मेरे बेटे को यह चीज बिल्कुल गवारा ना आई और उसने इस लड़की से जाकर इस्तिफसार किया कि तुम किसके साथ बातें करती हो, तुम्हारा मेरे साथ एक अच्छा ताल्लुक है, मैंने इतने तुम्हें तोहफे तहाइफ दिए हैं, हम शादी का इरादा रखते हैं, तो तुम अब मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। इस बात पर महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन के मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे यह कहा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी और को मोहब्बत करती हूं, मैं किसी और के साथ प्यार करती हूं। यूं यह मामला भी ब्रेकअप का शिकार हो गया और यह मामला भी खत्म हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद 1 सितंबर को, वो दिन के जब आखिरी हाजिरी लगाई थी इस लड़की ने, महालक्ष्मी ने, अपनी फैक्ट्री के अंदर, फैशन फैक्ट्री के अंदर, उसी दिन 1 सितंबर को मुक्ति रंजन कॉल करता है और यह कहता है महालक्ष्मी को कि वो थप्पड़ जो तुमने मुझे मारा था, मैं वो तुम्हें माफ करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ और साथ ही पुलिस को कॉल करके कहती है कि मुझे एक शख्स हरासा कर रहा है, मेरा पीछा कर चुका है और अब वो मेरे अपार्टमेंट में मुझे मिलने आना चाहता है और वो शायद मेरा रेप करेगा। जिस बुनियाद पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे ही मुक्ति रंजन इस अपार्टमेंट में पहुंचता है, पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और ले जाकर इसकी खूब मेहमान नवाजी करती है। उसके बाद ये वहां से रिलीज हो जाता है पुलिस को पैसे देने के बाद। 2 सितंबर को ये फिर उसे कॉल करता है और कहता है कि गुज़िश्ता शब जो तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हें वो भी माफ करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मेरे साथ आ जाओ। यूं महालक्ष्मी इसको कहती है कि ठीक है, तुम मेरे अपार्टमेंट आ जाओ। ये अपार्टमेंट जाता है, साफ सुथरा अपार्टमेंट है, बिल्कुल बेहतरीन माहौल है। ये जाता है और महालक्ष्मी के साथ प्यार भरी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले जाहिर एक तल्ख हकीकत थी, एक तल्ख माजी था जिसकी यादों को ताज़ा करते करते इन दोनों के दरमियान तू तकरार शुरू हो जाती है और यूं ये तू तकरार इतनी शिद्दत इख्तियार करती है कि मुक्ति रंजन गला दबाकर महालक्ष्मी को कत्ल कर देता है। महालक्ष्मी को कत्ल करने के बाद ये सारी रात बैठकर महालक्ष्मी का चेहरा देखता रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद ये अगले दिन यानी 3 सितंबर की सुबह को बाजार से एक चाकू लेकर आता है और महालक्ष्मी के 60 टुकड़े कर देता है और 60 टुकड़ों में उसे तकसीम करने के बाद महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के किचन में मौजूद एक फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी को पूरी की पूरी फिट कर देता है। यानी कि इसका ये गुमान था कि लाश के टुकड़ों से जो स्मेल आएगी, चूंकि वो फ्रीज हो चुके होंगे, फ्रिज और फ्रीजर में मौजूद होंगे, तो लिहाजा स्मेल नहीं आएगी। और यूं ये सारा मामला करने के बाद ये वहां से निकल जाता है, अपने भाई को कॉल करता है जो कि बेंगलोर के अंदर ही काम करता था और उसे कॉल करके कहता है कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि जिसकी वजह से मुझे तो भागना पड़ेगा ही, लेकिन पुलिस जब छापा मारेगी तो आपको गिरफ्तार करेगी, माँ को गिरफ्तार करेगी, सो आप दोनों भी कहीं इधर उधर हो जाएं। ये कई दिन तक छुपने की कोशिश करता है, इस तजब्जुब का शिकार रहता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस मुझे मार देगी। और यूं ये 13 से 15 सितंबर तक इसी तरह से कश्मकश का शिकार रहता है, इसी तरह से कभी इधर जा कभी उधर जा, पुलिस से बचता रहता है। और इसी असना में 20-25 दिन का ड्यूरेशन गुजरता है और महालक्ष्मी के घर से बदबू के भभोके उठने शुरू हो जाते हैं, अहले इलाका परेशान होना शुरू हो जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। इसी असना में 13 और 15 सितंबर की दरमियानी शब जो मुक्ति रंजन है वो अपने गांव में जाता है और एक दरख्त के साथ लटक कर अपनी जान दे देता है। जिस वक्त इस सारे केस की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते पुलिस मुक्ति रंजन के घर पहुंचती है तो मुक्ति रंजन की मां यह पुलिस को बताती है कि जिस महालक्ष्मी के कातिल को आप ढूंढते फिर रहे हैं वो तो खुदकुशी करके इस दारे फानी से कूच हो चुका है और वो अपनी आखिरी डायरी ये देकर गया है जिसके अंदर ये सारी बिपता उसने लिखी है कि वो किसी सूरत भी महालक्ष्मी को किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे किसी और की हुई नहीं बर्दाश्त कर सकता था और इसी वजह से इस रंजिश की बुनियाद पर उसने महालक्ष्मी को कत्ल कर दिया, जिसका उसे दुख है, जिसका उसे अफसोस है और इसी वजह से वो खुद भी इस दुनिया से जा रहा है और वो ये चाहता है, उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है कि उसकी माँ और उसके भाई को उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद तंग न किया जाए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जो कि खुद मुख्तार होने के नाम पर बदकिस्मती के साथ मुआशरे के अंदर इस तरह से ज़िंदगी गुजारती हैं कि वो मादर पिदर आज़ादी चाहती हैं, यानी कि
बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ख़ुद मुख्तार होती हैं, अपने इलाकों, अपने घरों, अपने गाँव, अपने गोठ, अपने कस्बे से निकल कर शहर में आबाद हो जाती हैं, यहाँ पर कोई अपार्टमेंट लेकर रहने लगती हैं और इसी तरह से गैर मर्दों के साथ ताल्लुक़ बनाने लगती हैं, और ताकि उनका ख़र्चा, उनकी ख्वाहिशात, उनके नखरे नाज, ये तमाम तर चीज़ें लोग उठाएं, उसके एवज़ उन्हें कोई काम ना करना पड़े। बज़ाहिर ये ख़वातीन किसी जगह पर जॉब भी करती हैं जहाँ से मामूली तनख्वाह उन्हें मिलती है, लेकिन उनकी जो तनख्वाह होती है पर्टिकुलर ब्रैकेट की, उनके नाज नखरे, उनका लाइफस्टाइल उस पर्टिकुलर ब्रैकेट से, अमाउंट से बहुत ऊपर का होता है, बहुत लेविश लाइफस्टाइल होता है। ये एक अलामत है, ये एक सिंबल है, ये एक इशारा है उन ख़वातीन के लिए जिनका अंजाम कुछ इस तरह का होता है। आज का ये केस जो कि भारत बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता है, ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ऐसे सफ़ाकाना मामलात हमारे पाकिस्तान में भी हो रहे हैं और इन्हें हम सब ने मिलकर रोकना है। इन तमाम तर मामलात के अंदर वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि अपनी बेटियों के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके जॉब के हवाले से, जॉब के बाद उनकी शादियों के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शिकार ना हो, हमें इस वीलॉग से बहुत ज़्यादा सबक लेने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।